नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नोटबंदी को करीब 1 महीने होने वाले हैं। देश अभी भी बैंक और एटीएम की कतार में लगा है। पैसे के लिए कड़ी मशक्कत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ काले धन के कुबेर अपना पैसा छिपाने के लिए गणित लगा रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से नए पुराने नोट बरामद भी हो रहे हैं। हल्द्वानी में पानी में तैरते नोट भी मिले हैं। आरा बिहार, दूध बेचने वाली महिला के जनधन खाते में अचानक आए 40 लाख रुपए। जयपुर राजस्थान, चाय बेचने वाले के खाते में आए 4 करोड़ 80 लाख रुपए। मुंबई, पुलिस ने पकड़े 9 किलो सोने के बिस्किट। शिरडी, साईं मंदिर में 10 दिन में आया 2 करोड़ 28 लाख के पुराने 500,000 के नोट का चढ़ावा। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? पीएम का ये बयान उन गरीबों के लिए था जिनके खाते 8 नवंबर तक सुस्त पड़े थे, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद उन खातों में अचानक खलबली मच गई। 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जनधन खातों में जमा पैसों में 15% की वृद्धि हुई। 15 दिन में करीब 64,000 करोड़ से बढ़कर 74,000 करोड़ हो गए। जनधन खातों में सबसे ज्यादा पैसे यूपी में करीब 12,000 करोड़ जमा हैं। वहीं दिल्ली में एक्सिस बैंक के 2 कर्मचारियों को ब्लैक से व्हाइट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। करीब 40 बैंक अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं। लगभग 40 बैंकों के अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। ये बात सही है। कई इस प्रकार की जो है शिकायतें आई हैं, लोगों को ज़रूर परेशानी है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन जैसे दिन जाएंगे ये लाइनें छोटी होती जाएंगी। जयपुर में ऐसे ही एक खाते में अचानक 4 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो गए। इनकम टैक्स ने आनन फानन में पूछताछ शुरू की तो पता चला कि गलती बैंक की थी। 48,000 की जगह इस शख्स के खाते में 4 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो गए। 1000 के 48 नोट थे तो 48,000 ही हुआ ना। लेकिन जब पोस्टिंग होती है, जब हम सिस्टम में इसको वेरीफाई करते हैं ना, उसमें जो अमाउंट था उतने नोट, तो उसके कारण से वो रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन उसको वो तो ह्यूमन एरर कहते हैं उसको। नोटबंदी के बाद काले धन को खपाने के सारे रास्ते आजमाए जा रहे हैं। शुरुआत में कारोबारियों ने गहनों को दुगने दाम पर बेचा। कहा जा रहा है कि सोने में ही काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 9 किलो सोने के बिस्किट को पकड़ा। इन सब के बीच सबसे मुश्किल पक्ष ये है कि सोमवार को भी आम लोगों को बैंक और एटीएम से राहत नहीं मिली है। 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे लाइन के अंदर। मैं बुला के गया तो मेरा नंबर लगाओ तो बोले नहीं, सबकी लाइन एक जैसी है, यहाँ पर कोई आगे नहीं जाएगा। कार में नोट का ढेर, जंगल में नोट के बंडल, काले धन की चक्की में पिस रही आम जनता। सवाल ये है कि पीएम मोदी का ये मिशन कितना कामयाब हुआ? क्या ये धरपकड़ ही काले धन का अंत है या पिक्चर अभी बाकी है? तो काले धन को लेकर जो आकलन किया गया था, वहां पर कहां तक पहुंची है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, इसे ही समझने के लिए हम चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, अर्थशास्त्री शरद कोहली हमारे साथ हैं। साथ ही साथ दिल्ली के साउथ एवेन्यू से जावेद अख्तर हैं और मुंबई में गोरेगांव से वासनी त्रिपाठी हैं। वासनी, पहले आपका रुख करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति बैंकों और एटीएम्स के बाहर नजर आ रही है 27वें दिन नोटबंदी के ऐलान के बाद? जी प्रीति जी, जैसे कि कहते हैं कि हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हल निकल आता है, लेकिन उस हल तक पहुंचने पर भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही कुछ हमारे मुंबईकर का हाल है। इस वक्त मैं गोरेगांव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ी हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एटीएम खुले हैं। वहां पर विड्रॉल मशीन भी है, डिपॉजिटिंग मशीन भी है, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि डिपॉजिट तो हो रही है लेकिन विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कई से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें बहुत सारी शिकायतें भी हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज इतने वक्त बीतने के बाद भी? जैसे कि लाइन लगाना पड़ रहा है पूजा, उसके बाद भी कैश नहीं है। कभी आने के बाद बोलते हैं 1 घंटे के बाद आएगा, 2 घंटे के बाद, फिर उसके बाद आते हैं तो कुछ कभी कैश डिपॉजिट मशीन बंद है, तो कभी विड्रॉल बंद है, कभी पासबुक प्रिंटिंग बंद है, मतलब कुछ ना कुछ। और भी लोग हैं जी, आप बताइए। हाँ, हम लोग जो कभी भी पैसा लेने को आता है तो बोलता है कि पैसा खत्म हो गया है, इधर लेने को आएगा एटीएम में तो भी नहीं मिलता है पैसा, बोलता है बाद में आओ करता है। तो प्रीति जी, जैसा कि आपने देखा, अक्सर ऐसा होता है कि
सुबह के 6 बजे से लोग लाइन लगाना शुरू करते हैं, शाम के 6 बजे होते होते तक कैश खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से लोगों के बीच बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी वासनी को हम सुन रहे थे जावेद, काफी मुश्किलों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली का आलम क्या है? दिल्ली में लोग तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। आपके पीछे भीड़ क्या कह रही है? देखिए प्रीति, आज गुलाम नबी आज़ाद ने संसद में कहा कि संसद की जो है एटीएम मशीन वो भी काम नहीं कर रही, तो कैसा भरोसा करें कि जो है गांव के इलाकों में या जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर एटीएम काम कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं साउथ एवेन्यू में, जो कि एमपी कैंटीन के बाहर एसबीआई का एटीएम है। हालांकि यहाँ पर कोई सफेद पोशाक या सांसद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो काफी है और तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए सर? सर मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आप यहाँ पर आए? जी सर, काम के सिलसिले से आया था, मतलब बिजनेस के सिलसिले से। अच्छा, 2-4 जेब में पैसा नहीं बचा है? जी, मेरे एटीएम में कुछ पैसा, 2-3 चौथी जगह पर आया हूँ मैं। तो ये मुंबई से आए हुए हैं प्रीति, और देखिए आप यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो खड़े हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आसपास सब सांसद यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं के फ्लैट है, लेकिन ये जो लोग हैं काफी दूर से। आप कहाँ से आए सर? मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, आप हिमाचल से आए हुए हैं। तो आपको इस एटीएम में आने की जरूरत कहाँ से पड़ी? आपको क्या कहीं और कोई एटीएम नहीं मिला? और सर 3-4 दिन यहाँ घूम रहा हूँ, 3-4 जगह कहीं कल से कोई एटीएम में पैसे नहीं है, तो इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। हम सभी लोगों को लाइन में खड़े हैं लोग। तो प्रीति, आप सुन सकते हैं कि जो संसद का जो एटीएम है वो भले ही ना काम कर रहा हो, लेकिन जो एमपी कैंटीन है यहाँ पर एटीएम काम कर रहे हैं, ऐसे पैसे निकल रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एटीएम ज्यादातर बंद है, वहाँ पर कैश नहीं है। तो आसपास के तमाम इलाकों से दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जो बाहर के लोग आए हुए हैं मुंबई से, हिमाचल से, वो भी यहाँ पर है। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से पैसा निकल जाए, क्योंकि कतारें अभी भी लंबी है और वो कम होती नजर नहीं आ रही है। पैसे के लिए वैसे तो मारामारी आदमी दिन भर करता है, लेकिन इस तरह से बैंकों और एटीएम के बाहर मारामारी होगी, इस बात की शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बहरहाल शुरुआत, अब चूंकि पॉलिटिकल पक्ष समझना बहुत जरूरी है, 27 दिन हो चुके हैं, तो सीधे सुदेश वर्मा जी आपको इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहूंगी। कितने कामयाब हुए हैं काले धन की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी इस 27वें दिन तक? और कोई तो आकलन आपने किया होगा काले धन को लेकर कि हम यहां तक हाफ रास्ते तक पहुंच चुके हैं, तो इतना काला धन हमारे पास हो जाना चाहिए था। अनुमान क्या कहता है आपका? अभी तक कहां तक जीते हैं आप? कामयाब कहां तक हुए हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य सही है, टारगेट सही है, और हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जो आपको नोट की कमी दिख रही है, जिसको हम कैश क्रंच बोलते हैं, वो इसलिए हो रहा है कि अभी भी लोग जो हैं ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वो, इसलिए थोड़ा लिबर्टी नहीं है कैश विड्रॉवल पर। अदरवाइज तो दिसंबर का महीना खत्म होगा तो उसके बाद फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। कष्ट हो रहा है लोगों को, लेकिन लोगों को भी पता है कि ये कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसको हम पकड़ना चाहते हैं, आप देखिए बहुत भारी मात्रा में जितने रेड हुए हैं, उन रेड में कितने लोग पकड़े गए हैं, इवन बैंक के ऑफिशियल्स तक पकड़े गए हैं जिन्होंने गलत काम किया, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। तो सरकार सजग है और हर जगह सजग है, हर मुद्दे पर सजग है, और हम इसको कहीं से भी डिरेल नहीं होने देंगे। सरकार प्रयास है इस बात को हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल है वो सीधे तौर पर आपसे ये कि आपका कोई आकलन तो होगा कि नोटबंदी जब होगी उसके 27वें दिन आधा रास्ता हो चुका है, 50 दिन मांगे हैं प्रधानमंत्री ने, हम इतने काले धन की बरामदगी कर लेंगे, या हमारा ये टारगेट है। इस आकलन, इस आंकड़े पर मैं आना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा बहुत मुश्किल है प्रीति जी बोलना, क्योंकि मैं आपको खुद बताता हूं कि मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, मैं बैंक के लाइन के डर से नहीं जा रहा हूं कि शायद किसी दिन लास्ट में डेट में चले जाऊं। इसलिए जब तक अंतिम डेट नहीं होता है, बहुत लोग जो जमा करना चाहेंगे उनके पास एक विंडो है, तो अभी कुछ भी आकलन करना मुझे लगता है सही नहीं होगा, लेकिन बहुत सक्सेस मिलेगा इस प्रयास से, इसमें दो मत नहीं है। छाबड़ा जी, सीधे तौर पर आप सुन रहे हैं सुदेश जी को जो कह रहे हैं कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जितने दिन बाकी हैं उसमें हमें और वक्त चाहिए। बाद में तय होगा कि हमारी जीत कहां तक पहुंची है, लेकिन कामयाब तो हम होंगे, ये हम पूरी तरह से सुनिश्चित कर चुके हैं। नहीं, बीजेपी और सुदेश जी मेरे ख्याल से ये भूल रहे हैं कि इनकम टैक्स के फिगर हैं कि काला पैसा जो कैश में है वो केवल 5 से 6% ही है इस देश के अंदर में। और जो टेररिज्म को आप कहते थे कि टेररिज्म को इंपैक्ट होगा, तो टेररिज्म को इंपैक्ट करने वाला काला पैसा 0.02% केवल इस देश में है। अब जो इनकी बातें थी कि टेररिज्म इससे कम होगा, वो तो कम हुआ नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पे अटैक हो रहा है, उल्टा हमारे एयर बेस पे, हमारे मिलिट्री बेस पे अटैक हो रहा है, और वो टेररिस्टों के पास भी 2-2 हजार रुपए के नोट मिल रहे नए वाले। तो वो मामला इनका फेल हो गया। भ्रष्टाचार मिटेगा तो आप देख रहे हैं कि कितने अधिकारी अभी नए नोटों के साथ पकड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पकड़े गए, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह में पकड़े जा रहे हैं।
तो वो मुद्दा भी इनका पीछे हट जाता है। अब तीसरी बात इनकी जो आती है कि हम इसमें कैशलेस सोसाइटी में जाना चाहते हैं, यानी हर रोज ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो कैशलेस सोसाइटी में अगर आप जाना चाहते हो तो पहले आपकी यंत्रणा तैयार होनी चाहिए, नहीं तो ये डिमोनेटाइजेशन तो पूरी फेल ही है। आपकी यंत्रणा तैयार नहीं थी और आपने 86% ये तो वही बात हो गई ना प्रीति जी, मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं छोटा सा। अब मुझे बोलने दीजिए सुदेश जी, आप तो बहुत लंबा बोल रहे हैं भाई। ना मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर जवाब दीजिए। जी 86% जो करेंसी विड्रॉ हुई है, जिससे आज लोग तकलीफ में हैं, ईमानदार लोग कतार में खड़े हैं अपने पैसे चेंज कराने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। और ऐसा ये पहला देश है पूरे विश्व के अंदर कि अपना पैसा लेने के लिए ही उसके ऊपर सीमा है, और अपना पैसा लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं 2-2 4-4 दिन, और कम से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये पहला ऐसा देश है कि 95 लोगों की मौत हुई और पार्लियामेंट के अंदर आप उनका शोक प्रस्ताव भी नहीं ला रहे हैं, उनको कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये देश को आप कितना बेवकूफ बनाएंगे? हम आंखों पर बात कर रहे थे, आप दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहली साहब, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, इकोनॉमिस्ट हैं आप, उस नजरिए से। सुदेश जी, मैं आ जाऊंगी, पहले कोहली साहब का एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। काले धन को लेकर सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, कोई तो अनुमान होगा, और कामयाबी कितनी हुई है इसका अभी सुदेश जी कह रहे हैं कि अभी हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले तो कोई तो रणनीति होगी और कोई तो एक आंकड़ा होगा जिसको लेकर सरकार आगे चली होगी। और कितना कामयाब आप देखते हैं एक इकोनॉमिस्ट के नाते इस पूरे फैसले को? देखिए, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप देखें तो बैंक में अब आज की डेट में, अभी आप ही का मैं पैकेज देख रहा था, 9,85,000 करोड़ बैंक में आज तक जमा हो चुका है। 14,20,000 की करेंसी जो थी वो मार्केट से निकाली जा रही है, 14,20,000 के 500 और 1000 के नोट। अब जो 9,85,000 का आ रहा है, तो जो कुछ लोग तर्क दे रहे हैं विपक्ष के, या जो भी तर्क दे रहे हैं कि ये 9,85,000 तो साहब आ चुका है, अभी 30 दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सारा का सारा 14,20,000 या थोड़ा बहुत उसमें घटा दीजिए कि कहीं 12 लाख 13 लाख करोड़ बैंक में आ जाएगा। तो ये काला धन कहां गया? इसकी देखिए, हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसको प्रीति हम समझने की कोशिश करें कि जो पैसा बैंकों में आ रहा है, मैं निरंतर शुरू से सभी चैनल्स पे सभी को ये कहता रहा हूं। सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से 30 सेकंड में ये बात सारा का सारा जो है ये व्हाइट मनी नहीं है। ये अभी पत्थर जो है गेहूं में से अभी बीनने पड़ेंगे, उनको जब पूछताछ कार्रवाई होगी। ये अपने आप देखिए, पैसे रुपए का कोई रंग नहीं होता है, दोनों एक ही रंग के दिखते हैं। अब उसको चुन के निकालना पड़ेगा तहकीकात करने के बाद कि इसमें से कौन सा काला धन है। इसी बात में कोहली साहब, मैं आपकी एक और बात साझा करना चाहूंगी, वो ये कि जनधन खातों में 65% जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़े हैं। इनका क्या मतलब है? क्या पूरी तरह से हम ये मान लें कि वो ब्लैक मनी है या फिर व्हाइट मनी है? तो जो चुनने वाली वो जो प्रक्रिया है वो कितनी मुश्किल होने वाली है सरकार के लिए, इसको भी समझने की जरूरत है। मोदी सरकार ये कह रही है कि काले धन का अंत किसी भी कीमत पर हम करेंगे, आधा रास्ता तय कर लिया है, कामयाबी हमें नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आधी तस्वीर हम देख चुके हैं 27 दिन तक, अभी भी बैंकों और एटीएम से लाइन खत्म नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हैं वो भी ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बात का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये काला धन है और ये सफेद धन है। जनधन खातों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन मुंबई के गोरेगांव एक बार फिर से चल देते हैं। वासनी त्रिपाठी हमारे साथ है। वासनी, लोग खुश हैं इस फैसले के बाद, और साथ ही 27वें दिन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ये जो तरीका काले धन के खिलाफ निकाला है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें वो कामयाब होंगे, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं अभी भी। प्रीति जी, 27 दिन के बाद भी लोगों का यही कहना है कि आगे क्या होगा, मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सही जाएगा या गलत, ये वो अभी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इस बात से यहाँ की जनता थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लोग हैं, आइए उन्हीं से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए। मैं अभी आया था एटीएम के लिए, पैसे के लिए 2000 का मेरे को जरूरी था, मेरा तकलीफ करके मैं आया डॉक्टर बजा, देखा तो अभी बोलता क्या पैसा नहीं है करके, 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़ा रहने के बाद में बोला पैसा नहीं, क्या करें। तो सुबह भी मैं आके गया तो बोले शाम में आएगा, शाम में आया तो फिर आज भी नहीं, और बहुत सारी सुबह से खड़े रहने के बाद 2000 मिलता है जिसका चेंज नहीं है, तो उसका कुछ। देखिए, मैं 2 मरतबा आके गया, एटीएम में पैसा नहीं है, इवन ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करना चाह रहा हूँ किसी को पैसा एटीएम के थ्रू या स्वाइप के थ्रू, तो कहते हैं कि मशीन ख़राब है, सर्वर हमारा डाउन है फिलहाल। अभी ये बताइए, मोदी जी के साथ आप खड़े हैं, जो मोदी जी ने फैसला लिया है, ने जो फैसला लिया है वो गॉड नोज आगे जाके उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब क्या उसका रिजल्ट आता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन फिलहाल जो लोगों के साथ हो रहा है
वो तो बुरा ही हो रहा है, ये सबको नजर आ रहा है यहाँ जी। पर। आप भी देख रहे हैं, हम तो लोग भी प्रीति देख जी, रहे हैं। आपने देखा लोगों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। आगे चल के क्या होगा इसका तो उन्हें अनुमान नहीं है, वो हाँ साथ भी खड़े हैं और नहीं भी, लेकिन इस वक्त इस जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, इस चीज को लेकर लोगों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। दिल्ली के जी, साउथ प्रीति जी। एवेन्यू चल देते हैं वासनी। जावेद अख्तर हमारे साथ है। जावेद, आप सुन रहे थे मुंबई से लोग ये कह रहे हैं कि 27वां दिन हो गया है लेकिन चीजें स्मूथ नहीं हो रही हैं, और स्मूथ होना तो दूर, उन्हें अब ये भी भ्रम है कि ये जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला है ये हिट भी होगा या फ्लॉप होगा। कुछ आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में एक भ्रम सा फैल गया है। वहां क्या हाल है? बिल्कुल प्रीति, आपने परेशानियों की बात की, तो परेशानी अगर कम होती तो इतनी लंबी कतारें ना होती। साउथ एवेन्यू का जो एटीएम है आप देखें अगर, तो यहाँ अभी भी ये आलम है कि 3-3 घंटे बाद लोगों का नंबर आ रहा है। तो परेशानियां तो शायद कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जब लोगों से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि उनकी परेशानियां कम नहीं है। किसी को शादी के लिए जाना है, किसी को जो उनके खर्च हैं उसकी दिक्कतें हैं। फैसले के साथ उनका क्या लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, क्योंकि आम जनता है, अभी उनकी प्रायोरिटी है कि उनके जो खर्च है उसके लिए उनको पैसा मिल जाए। आगे जाकर के क्या होगा, काला धन कितना वापस आएगा, उससे उन्हें कोई खास अभी कम से कम लेने देना नहीं है। क्योंकि देखिए, एक महिला हमारे साथ है, आपकी बेटी की शादी है? मेरी भतीजी की शादी है और सिस्टर की शादी है। 2 शादी एक ही दिन है, 8 तारीख को, और हम बैंकों में भटक रहे हैं। मैंने अपने एक जगह 2-2, 3 जगह बैंकों में बच्चे भेजे हैं, कहीं आदमी लाइन पे खड़ा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी का ये फैसला है बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में इसके फायदे होंगे। हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है, अपनी तनख्वाह भी हमें सुदेश जी सुन रहे हैं ये सब बातें? देखिए, लोग कह रहे हैं, लोग है। परेशान हो गए हैं। शुरुआत में तो लोग बहुत वाहवाही कर रहे थे, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है, और सबसे बड़ी बात है इस दिक्कत को दूर करने का जो रास्ता है वो अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है। चीजें स्मूथ हो रही हैं लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पा रही है ताकि लोग जब एटीएम या बैंकों तक पहुंचे तो कतारें उन्हें छोटी होती हुई नजर आए। इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन हमारे दोनों संवाददाता जावेद और वासनी की तरफ हम गए थे जो कि मुंबई और दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने बताया कि लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। और सुदेश जी, आप उन दिक्कतों को सुन भी रहे थे। आपने कहा कि हम कामयाब हुए हैं लेकिन अभी आंकड़ा एग्जैक्ट हम अभी नहीं दे पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर जनधन खातों का भी जिक्र करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने अपनी मुरादाबाद की रैली में ये कहा कि आपके खाते में अगर कोई अपना काला धन सफेद करने के लिए कह रहा है तो आप जमा कर लीजिए और उसको निकालने मत दीजिए। ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री अब अगली तिकड़म लेकर आने वाले हैं लोगों के सामने? देखिए, और क्या ये कानूनी होगा? क्योंकि अभी मैं ब्रेक में बात भी कर रही थी कोहली साहब से, तो वो कुछ और फैक्ट्स भी बता रहे थे, उन पर आऊंगी मैं, लेकिन आप अपनी बात रखिए। नहीं प्रीति जी, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को समझिए कि जनधन खाता जो है लोगों के लिए खुलवाया गया था जो लोग गरीब थे और कभी बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि सरकार अपने बेनिफिट्स जो होते हैं सब्सिडीज़ के डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र कर सके। और ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से इन खाताओं को खोला गया था जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके इंडिविजुअल का। लेकिन जब ब्लैक मनी के खिलाफ जो अनाउंसमेंट हुआ उससे बहुत लोगों ने ऐसा पाया गया कि इन खातों में पैसा ये सोचकर जमा कर दिया कि बाद में उनसे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा खाता है और 2.5 लाख रुपया तक हम जमा कर सकते हैं, तो वहाँ जमा कर दिया उन स्क्रूपुलस एलिमेंट्स ने जो सिस्टम को सबवर्ट करना चाहते हैं, और बाद में उनसे ही ले लेंगे। तो मोदी जी ने इतना ही बोला कि आपके खाते में जो आ गया आप डरिएगा मत, क्योंकि ये लोग डरा धमका के उसको वापस लेंगे। और ये हजारों करोड़ में, आपके आंकड़े ही बता रहे थे, 28,000 करोड़ से ज्यादा उसमें धन आ चुका है जनधन खाता में। 65% ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है जी। तो इसके संदर्भ में दिया गया था कि जो लोग इसको सोच रहे थे कि इसको सबवर्ट करके अपने पैसे को, काले धन को बदल लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। हम लोग देखिए एक डायनेमिक सिचुएशन में है कि जब भी कुछ होता है लगता है जनता सफर कर रही है, सरकार एक स्कीम लाती है जिससे जनता सफर न करे। आपने देखा यही कारण है कि बहुत से डिसीजंस आपको नए नए दिखने लगे। जिस तरह से अभी हमने बताया कि किस तरह से 500 का नोट चल रहा है, 1000 का बंद हो गया। उसके बाद आप देखेंगे आगे जाके भी हमने बोला है कि बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, आधा तो समय गुजर ही चुका है। क्योंकि जिसको भी देखिए, आप एक प्रैक्टिकल चीज सोचिए, कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज बोल सकते हैं लेकिन लोग, जनता जो है वो इन चीजों को समझ रही है। क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो अगर ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना है तो लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो चिकन पहले आया कि अंडा पहले आया, इसके बोल रहे हैं कि पहले सिस्टम सही कर दो और फिर इम्प्लीमेंट करो। सिस्टम तो कभी सही नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह सिस्टम को इवॉल्व होना है। सिस्टम को सही करने के लिए कदम जरूरी था, इसे बिल्कुल जरूरी था। इसके बिना आपको पता है हमारे सिस्टम को, प्रीति जी, एक देखिए, मैं बोलते हैं ना,
दीमक की तरह मेरा चाट चुका मेरा है। एक किसी भी प्रश्न ये स्टूडेंट को आप है बताइए, ये कांग्रेस जो है पैसा जो यहाँ जो पर आप अभी प्रीचर का ये काम कह कर रहे रही है, बीजेपी के सापरा प्रवक्ता, साहब, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनिए सारे तो सही, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहे वर्मा जी हैं, कुछ इन सुन इंस्टीट्यूशन लीजिए को ना। कौन ठीक करेगा? वर्मा जी हमने एक आपके कदम काम की उठाया बात है, करने साहसी लगा कदम हूं। उठाया है, इसकी प्रशंसा होनी वर्मा जी चाहिए। आपके किसी ने हिम्मत काम नहीं की की बात थी। कर रहा हूं। ये तो बोलेंगे, ये नहीं चाहते हैं अरे कि हम वर्मा जी सक्सेसफुल हों, आपकी प्रशंसा लेकिन ही इनके करने चाहने जा रहा नहीं हूं, चाहने सुनिए से तो कुछ नहीं सही। होता, क्योंकि जनता अरे चाहती थोड़ा है कि हम टॉलरेंस सक्सेसफुल रखिए, हो। ये टॉलरेंस जनता के फेवर में थोड़ा कदम है। टॉलरेंस रखिए ना। अरे किसी टॉलरेंस को का एक आप बोलने तो दीजिए भाषण देने भाई। लगते हैं, पार्लियामेंट में अरे जो किसी भाषण को देना बोलने चाहिए दीजिए। वो आके चैनल पे दे रहे हैं। अरे आप पार्लियामेंट में आपकी डिबेट करिए सत्ता ना। इसका ये किसने मना मतलब किया नहीं है आपको? कि आप बोलते जाओगे। अरे आपकी सत्ता इसका ये मतलब अरे नहीं कि टीवी पे पार्लियामेंट में जो ज्यादा आप आप डिबेट बोलोगे, नहीं कर पाते, ऑपोजिशन सापरा ज्यादा साहब बोलता है। यहाँ सुनिए, आके आप पूरा शांत रहिए, मोनोलॉग शांत, देते हैं। प्यार से साम्राज्य एक-एक पॉइंट पर आ जाइए ना, हम तो चैलेंज करते हैं अरे आपको। वर्मा जी एक-एक जरा पॉइंट पे प्यार डिबेट से करिए। सुनिए तो सही। अरे काला पैसा किस तरह से जांचोगे वो तो मैं पूछ लूं। सुनिए अरे प्यार से, जचेगा शांति जो से। आपने दुनिया छुपा देख के रही है रखा है ना, आपको। वहां से स्विस देखिए, बैंक ऐसा से है, निकाल के कहीं और जो ले गया है आप। ऐसा है कि ये वो भी काला आएगा, पैसा चिंता मत सरकार करिए। किस तरह आप बताइए देश को अरे भाई साहब कि आप आपने तो पढ़ के 3 आए साल तोते डिले के क्यों जैसे किया? बोलते जाएंगे तो थोड़ा 2011 में चलेगा। एसआईटी सेटअप आपने अरे काले धन आपको के खिलाफ क्यों नहीं होने नरेंद्र मोदी ने दिया? आरएसएस ने सिखा के क्योंकि भेजा आप इस है, समय तो को यूज तोते के करना जैसे चाहते मत थे। बोलिए, सामने वाले को भी क्योंकि बोलने हमारे का आते मौका ही हमने दीजिए। एसआईटी सेटअप किया काले धन के आप इस खिलाफ। तरह से डिबेट करेंगे तो मैं ये डिबेट नहीं होने दूंगा। अरे भैया आप कुछ भी कर सकते हैं। शांति से भाई, मैं प्यार कुछ से भी आप बोल कर रहा हूँ। सकते हैं। प्रीति डबल जी समझाइए डिजिट उसको। सिंगल डिजिट में सर वो हो कुछ जाएंगे सवाल आप। पूछ रहे हैं प्रीति जी आपसे। इनको समझाइए। सुदेश जी, सापरा जी, अब मैंने आप तो अभी तक अपनी कुछ बात पर बोला ही आइए। नहीं है, सापरा यही जी, अपनी बोलते बात जा पे रहे आइए, हैं। अपनी बात रखिए। हाँ प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये काले धन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो अकाउंटों में काला धन अगर आ रहा है तो इसको सरकार पहचानेगी कैसे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर काला धन निकालना ही है तो फिर आपने वो आईडीएस स्कीम क्यों लाई थी जिसमें कहा कि 45% आप टैक्स भर दो और सारा काला धन सफेद हो जाएगा। उसके बाद आप ये 50% वाली स्कीम लाए हैं, आपने कहा कि 50% भर दो, सारा काला धन सफेद हो जाएगा। अरे सरकार खुद ही काले धन को सफेद कर रही है, तो आप काले धन को पहचानेंगे कैसे कि कौन से अकाउंट में कितना काला धन है, जनधन में कितना काला धन है, कि दूसरे अकाउंट में कितना काला धन है। आपके पास में ये क्षमता नहीं है ये ढूंढने की। निकाला जाएगा। सुदेश जी, पहली बात उन्होंने कहा कि ये कैसे आप चिन्हित करेंगे कि ये काला धन है और ये सफेद धन है। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले ही आप आईडीएस स्कीम ले आए थे तो फिर इस स्कीम की जरूरत क्या थी? सापरा जी, हम आप ही का जवाब ले लेते हैं ना सुदेश जी से। प्रीति जी, सापरा जी, अगर हम आईडीएस ऐसी चर्चा कैसे, क्या फायदा है ऐसी चर्चा का? आप सुदेश जी से जवाब तो ले लेते हैं। आप जवाब तो सुन लीजिए काइंडली। कहिए सापरा सुदेश जी। साहब जवाब तो सुन लीजिए। अरे सुदेश जी को बीच में बोलने की ज्यादा आदत है तो मुझे भी अरे बोलने भाई साहब, आता है। आपने प्रश्न पूछा है, सुदेश जी, प्रश्नों की डिबेट झड़ी लगा किससे दीजिएगा करिएगा? और उसके बाद मैं जवाब पूरी देंगे डिबेट में तो आप आपके जवाब साथ नहीं हूं। सुनिएगा। जवाब तो सुन लीजिए। अरे काला पैसा किस तरह से आप सिस्टम अरे से बता रहे निकालेंगे, हैं, ये सुनिए सवाल तो है। सही। आपने कैशलेस बात किया कि इकोनॉमी हम की कैसे बात पता करते हैं लगाएंगे आप। जनधन पहले अकाउंट ATM में और बैंकों काला में पैसा कैश तो किसने भरिए जमा जा किया? करके। पहले जी पहले सरकार आपके पास मैकेनिज्म यंत्रणा है निकालेगी, क्या कैशलेस सरकार इकोनॉमी के मैकेनिज्म लिए? निकालेगी किसने साइबर जमा किया क्राइम उसका। होगा। सरकार साइबर के क्राइम के लिए पावर को आपके आप पास कम पुलिस मत स्टेशन आकिए। सचद है क्या? दूसरा प्रश्न साइबर की क्राइम के आईडीएस लिए की आपके बात पास आपने की, कोर्ट है क्या? अगर ये हम साइबर पहले कोर्ट ले है। आते तो साइबर आपके क्राइम सारे को धन जो समझने के लिए पूरे आपके हुए पास में आप पब्लिक उसको कन्वर्ट कर प्रोसिक्यूटर लेते। है। साइबर क्राइम आप समझने कोई न के कोई लिए एक आपके पास उतनी पुलिस की क्रिएट कर देते यंत्रणा आदमी, है। उसको गांव में कन्वर्ट जो कर लेते 70% सारे पैसों को। लोग हमारे आपके अनपढ़ पैसे हैं। मिट्टी हुए हमें पता है 70% लोग क्या और ये आपकी तड़प कैशलेस इसलिए हो रही इकोनॉमी में है। जा सकते हैं? अरे आप बात करते हैं प्रीति जी, शहरों की आप फुटेज दिखा रहे हैं। आप जरा गांव में जाकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अरे हमने भी सर्वे किया है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लोग हमारे साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि देश जो सापरा जी बात उठा रहे हैं और जो लगातार आम आदमी भी जानना चाह रहा है कि जनधन खातों में जो अमाउंट आ रहा है वो काला धन है या सफेद धन है, ये तय कैसे होगा? और दूसरी आईडीएस स्कीम जब आई थी उसके बाद आखिर क्यों मजबूरन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? इसके डूज एंड डोंट्स क्या थे? देखिए, पहले तो जनधन क्या, जो बाकी भी खातों में जो हाँ। पैसा आ रहा है वो कैसे ये फैसला किया जाएगा कि वो काला धन है कि नहीं है। इसकी तो इनकम टैक्स में जो है, सापरा साहब, मैं एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से बात कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं कि इनकम टैक्स में बड़ा आसान है। आपके बैंक में जो पैसा आता है, आपको एक नोटिस भेजा जाता है कि साहब आप आके बताइए कि ये पैसे का सोर्स क्या है। अगर आप बता देते हैं सोर्स, उसके आप कागजात पेश कर देते हैं, उसका आप प्रूफ दे देते हैं, तो आपका वो मान लिया जाता है।
अगर आप प्रूफ नहीं देते हैं तो सरकार ने प्रावधान निकाला है कि 82.5% तक, बल्कि 90% तक उस पर पेनल्टी लग जाती है। ठीक है कि नहीं, सीधी ये बात कही गई है। और काले धन को अब चुनना पड़ेगा। देखिए, पैसे का कोई रंग नहीं होता है, सारे के सारे नोट हरे और लाल रंग के थे, काले वाले भी और सफेद वाले भी। अब ये तो चुनना पड़ेगा बीच में कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कि ये कौन सा इसमें काला धन है। इस प्रक्रिया में मेरे हिसाब से समय लग सकता है। 30 दिसंबर के बाद मुझे उम्मीद है प्रीति जी की यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लोगों को नोटिस इश्यू किए जाएंगे कि साहब आप आके समझाइए। प्रीति जी, एक बात और बताना चाहूंगा, सरकार ने यह भी कहा है कि एक परिवार में यदि किसी के पास 10 लाख रुपए थे, उसने टुकड़े टुकड़े करके 4 परिवार वालों के नाम जमा करा दिए हैं, तो सरकार उसको परिवार के पूरे लोगों को जोड़ के देखेगी। उसमें लोगों के हेड नहीं गिने जाएंगे कि साहब 10 लाख आपका परिवार में था, आप जरा हमें आके बताइए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये तो इनकम टैक्स की प्रक्रिया तो सालों से चल रही है प्रीति, ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो पहले भी, स्कीम से पहले भी कोई भी अपने खाते में कोई भी पैसा जमा कराता था तो इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार उसको जवाबदेही करनी पड़ती थी। इनकम टैक्स में पूरे इसकी प्रक्रिया दी हुई है। तो जहां तक बात है कि कालाधन कैसे चुना जाएगा, ये प्रक्रिया तो बड़ी सिंपल है, इसमें कोई, मैं इसमें सरकार को प्रीति एक सलाह देना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसके बाद कुछ कदम सरकार को ध्यान में रखने चाहिए इसको कामयाब बनाने के लिए। पहला कदम तो ये कि आप विड्रॉल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी कर दीजिए कि अकाउंट में से जब पैसा कोई निकालेगा तो उसको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, जिसको हम एक्सपेंडिचर टैक्स मत कहिए तो एक्सपेंडिचर का ब्यौरा कह दीजिए। दूसरा, आप 1 लाख से ऊपर जब कोई कैश खर्च करे तो आप उसके ऊपर रोक लगा दीजिए। आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। सीधे हम अपने दर्शकों को चेन्नई ले जाएंगे जहाँ पर जयललिता के समर्थक और आपको दिखा रहे हैं पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। वहाँ पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जयललिता के अस्पताल में होने के बाद लगातार उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के बाहर, और उसे काबू करने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो और ज्यादा विकराल हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए हैं और वहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी है। शाम को यह खबर आई थी कि जयललिता को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत, अभी जो मेडिकल बुलेटिन थोड़ी देर पहले जारी हुआ है उसमें यह पता चला है कि नाजुक है। और इसके बाद अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक जुटाए हैं, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। चेन्नई की तस्वीरें, जयललिता की हालत बेहद नाजुक और उसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक जयललिता के जुट रहे हैं। AIADMK के तमाम विधायक अस्पताल के यहां पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, चेन्नई से तस्वीरें जहां पर अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी है। ये आपको बता दें, AIADMK के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि जब से खबर सामने आई है कल शाम से ही जमावड़ा लगता जा रहा है जयललिता के समर्थकों का। रो रो कर बुरा हाल है। अपनी तस्वीर जयललिता के साथ लिए समर्थक वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको AIADMK के दफ्तर की बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थक बड़ी संख्या